अब हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमको पता है ऑलरेडी, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। पी से डिनोट करते हैं इसको। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है m इंटू वी। तो अगर किसी पार्टिकल का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। v की डायरेक्शन में ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का कितना kg, v का कितना मीटर पर सेकेंड। इसका एक और होता है न्यूटन सेकेंड। फोर्स इंटू टाइम का यूनिट होता है ये अभी समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। एक पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। dp बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करें जरा अगर अपन P को t के रेस्पेक्ट में, तो dmv बाई dt। एक पार्टिकल है, मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा, m इंटू dv बाई dt। अभी dv बाई dt क्या होता है पार्टिकल का? एक्सेलरेशन। तो हो जाएगा m इंटू a। और ma क्या होता है पार्टिकल के ऊपर? व्हाट इज ma? f नेट के बराबर होता है। तो क्या रिजल्ट आया एक पार्टिकल के लिए? F नेट इज इक्वल टू dp बाय dt। तो नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने यहां से देख लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F नेट होती है वो, नेट फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है एक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पार्टिकल इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दी पार्टिकल। नाउ अब ये रेट ऑफ चेंज है, रेट दो टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस तो dp बाई dt, एवरेज डेल्टा p बाय डेल्टा t, डेल्टा p बाय डेल्टा t। सिंपल है। एग्जांपल देखते हैं कभी। बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.2 सेकेंड, फाइंड f एवरेज बाई वॉल ऑन बॉल। तो देखो भाई, एक 2 kg की बॉल है, ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ये दीवार से टकराई, टकराने के बाद ये वापस से 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आई। तो ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है, ये इसकी फाइनल सिचुएशन है। आगे वाली डायरेक्शन को हमने आई कैप ले लिया। तो एक बॉल गई, दीवार से टकराई, वापस आई, उसको वापस किसने भेजा? वॉल ने भेजा। तो वॉल ने कुछ फोर्स लगाई होगी। बॉल जो है ये 0.2 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट में रही है, तो हमें एवरेज फोर्स बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एवरेज फोर्स किसके बराबर होती है? P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय डेल्टा T। तो P फाइनल कितना है? फाइनल मोमेंटम आगे आई कैप में देखें, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पीछे की तरफ व्हाट इज मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू 5 10, माइनस 10 आई कैप पीछे की तरफ है, माइनस P इनिशियल की वैल्यू 2 इंटू 5 10 डिवाइड बाय टाइम। कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में? 0.2। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 100 न्यूटन आई कैप। तो मतलब इस दीवार ने इस बॉल के ऊपर जब टक्कर कर रही थी इसके साथ में, तो 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, एवरेज फोर्स, ठीक है, जिसके चक्कर में मोमेंटम चेंज हुआ। मतलब अगर पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही है, ठीक है। नेट फोर्स ही पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कर सकती है, ओके। अब हमने पढ़ लिया पार्टिकल के लिए F नेट इज इक्वल टू dp बाय dt। तो dt को इधर ले जाएंगे, F नेट dt इज इक्वल टू dp। इंटीग्रेट कर देंगे, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। dp का इंटीग्रेशन डेल्टा p, कहां से कहां तक? P इनिशियल से P फाइनल। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू डेल्टा p। तो F नेट इंटू dt का जो इंटीग्रेशन आया वो आया डेल्टा p के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अभी F नेट इंटू टी क्या चीज है? F नेट इंटू टी का इंटीग्रल इज एरिया अंडर F नेट एंड टी कर्व। तो अगर F नेट इस तरीके से वेरी हो रही है और हमको मान लीजिए T इनिशियल से लेकर T फाइनल तक चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो हम एरिया से निकाल लेंगे। एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, एरिया नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम जानते हैं पहले से। अगर ये ग्राफ ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव, ये ग्राफ नीचे है तो एरिया नेगेटिव। F नेट का ग्राफ होना चाहिए वो वर्सेस टाइम। एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम नहीं देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा, ठीक है। F नेट वर्सेस T का ग्राफ। तो देखिए F नेट इंटू टी, P का डायमेंशन आ रहा है, इसलिए जो P का यूनिट होता है मोमेंटम का, न्यूटन एंड सेकेंड,
न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is free to move along the x-axis. It is at rest and from t equal to 0 onwards it is subjected to a time dependent force Ft in the x direction. The force varies with time as shown in the figure. तो भाई ये फोर्स टाइम का ग्राफ है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, ऐसा ग्राफ है, फोर्स डिक्रीजिंग है, फिर नेगेटिव हो गई फोर्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड इज, तो 4.5 सेकंड के बाद में इस पॉइंट पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी से आती है। वेलोसिटी अपन मोमेंटम से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये जेईई एडवांस 2010 में आया हुआ है, ये वाला जो प्रॉब्लम है। अब देखते हैं जरा, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो, कोई अगर हमको 4.5 सेकंड पे मोमेंटम बता दे तो हम मास से डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो देखते हैं जरा, अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पहले हमें पता है जो एफ नेट और टी का जो एरिया होगा वो हमें चेंज इन मोमेंटम देगा। तो जो एरिया जो होगा इस ग्राफ का वो हमें पी फाइनल माइनस पी इनिशियल देगा। एरिया कितना है जरा देखें, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, ये ट्राइंगल है, इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अभी हमें ये वाली वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी पहले। अभी ये वैल्यू कितनी है, ये तो 4 न्यूटन हो गई, ये 3, ये 1.5। सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट लगा लेते हैं, ये दोनों एंगल बराबर है, ये 90 है, तो O4 3 ये वाला ट्राइंगल 3 4.5 और इसको हम नाम दे देते हैं U, 3 4.5 U सिमिलर ट्राइंगल है। ये 3, ये 4, ये 1.5, ये 3, ये 1.5, तो ये 4, तो ये कितना 2, तो ये -2 न्यूटन की फोर्स हो गई यहाँ पर। तो इसका एरिया देख लेते हैं, ये माइनस में आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू पी फाइनल। व्हाट इज पी फाइनल, 2 इंटू वी, ई के डायरेक्शन में, माइनस रेस्ट से स्टार्ट करा था बॉडी ने, तो इनिशियल कितना 0, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2v, तो v की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4.5/2, तो 4.5 डिवाइड बाय 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 इंटू 4.5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.06 जूल। ऑप्शंस भी दे रखे थे जेईई में जब क्वेश्चन आया था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कंसेप्ट क्या, एरिया से मोमेंटम, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी हमने इसमें, ठीक है। तो हमने देखा पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है, जितने टाइम के लिए लगेगी उसके हिसाब से मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। अब सपोज कीजिए एक चींटी है और एक हाथी है। मान लीजिए चींटी 1 kg की है और हाथी 10 kg का है। चींटी थोड़ी बड़ी चींटी है और हाथी थोड़ा छोटा हाथी है, ठीक है। 1 kg की चींटी, 10 kg का हाथी, सपोज कीजिए, हो सकता है, ठीक है। चींटी के ऊपर और हाथी के ऊपर 10-10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। मोमेंटम हमने पढ़ लिया, एफ नेट टी का इंटीग्रेशन, एफ कांस्टेंट है तो एफ इंटू टी। अब सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए मान लीजिए 10 न्यूटन की जो ये फोर्स है ये 2 सेकंड के लिए लग रही है दोनों के ऊपर, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा 2 सेकंड पे? दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों पे सेम न्यूटन की फोर्स लग रही है। सोच के देखिए जरा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? हाथी का, मास इंटू वेलोसिटी, हाथी भारी है। चींटी का, चींटी की वेलोसिटी तेज होगी, चींटी हल्की है क्योंकि। किसका ज्यादा होगा या दोनों का बराबर होगा? पहले देखते हैं इनका मोशन कैसा होगा। तो चींटी तेज भागेगी और हाथी आराम से धीरे धीरे भागेगा, और क्योंकि चींटी का मास कम है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। अब 2 सेकंड पे रोक के देखते हैं जरा, कि 2 सेकंड पे दोनों को रोक के देखते हैं कितनी कितनी वेलोसिटी है दोनों की, ठीक है। तो इनको चलाते हैं भाई। पहले चींटी तेज भाग रही है, 2 सेकंड पे रुक गए। चींटी पे एनालिसिस करते हैं पहले। 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है 1 kg,
चीटी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ चीटी कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ चीटी 10/1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड के लिए बात हो रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू 0 थी, तो इसकी v कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे चीटी 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही होगी। हाथी पे बात करें जरा, एक्सेलरेशन ऑफ हाथी की बात करें अगर अपन, तो 10 न्यूटन बाय 10 केजी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड तक कितनी वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। हाथी का मोमेंटम देखिए, 10 इंटू 2 mv 20, चीटी का 1 इंटू 20 20 20 20, तो मैच जैसा लग रहा है, कोई 20 का मैच हो रहा है। एनीवे, तो 20 दोनों का मोमेंटम आ गया। ऐसा क्यों हुआ? दोनों पे सेम फोर्स लगी सेम टाइम के लिए और दोनों का इनिशियल मोमेंटम सेम था। तो अगर अपन फोर्स टाइम का ग्राफ बनाएंगे ना दोनों के लिए, तो फोर्स टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। 10 न्यूटन की फोर्स लगी 2 सेकेंड तक के लिए, देखिए 10 न्यूटन की फोर्स लगी, तो एरिया जो हो जाएगा इसका दैट विल बी 20। एरिया क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना? 0, तो फाइनल मोमेंटम 20 आ गया दोनों का। ठीक है, अब मान लीजिए सीधा दौड़ाने के बदले हाथी चींटी का मन हुआ थोड़े मजे करते हैं, उन्होंने फ्री फॉल करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो हाथी चींटी है, इन दोनों ने वैक्यूम में ये दोनों टपक गए, या हमने टपका दिया दोनों को। 2 सेकंड बाद किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? हाथी का कि चींटी का? किसका मोमेंटम ज्यादा होगा 2 सेकंड बाद? देखते हैं जरा। 2 सेकंड में दोनों साथ में गिरेंगे। जी में अगर हमने गिराया भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हकीकत में तो हाथी जल्दी आ जाएगा नीचे, वो एयर रेजिस्टेंस का पंगा होता है उसमें। यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हाथी चींटी बिल्कुल सिमिलर मोशन करेंगे, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, वैक्यूम में। तो भाई 2 सेकंड के बाद अगर हम बात करें तो दोनों हाथी और चींटी का जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है। तो जो v हो जाएगी 2 सेकंड के बाद में अगर बात करें तो इसकी v हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और चींटी की भी v कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो हाथी का मोमेंटम 10 इंटू 20 दैट इज 200, और चींटी का 20 इंटू 1 दैट इज 20। चींटी का मोमेंटम कम हुआ, हाथी का मोमेंटम ज्यादा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? दोनों के ऊपर जो फोर्स लगी वो अलग अलग लगी। हाथी के ऊपर कितनी लग रही थी? mg, 10 इंटू जी। चींटी के ऊपर 1 इंटू जी। तो हाथी के ऊपर फोर्स ज्यादा है, टाइम सेम है, तो हाथी का मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल दोनों का 0 था। ठीक है, इस तरीके से हम फोर्स से मोमेंटम देख सकते हैं। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। इसमें हम बहुत रेयरली काम आता है, ज्यादा नहीं आता है, पर हमें पता होना चाहिए ये। मान लीजिए हाथी 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, चींटी पीछा कर रही है उसका, 2 मीटर पर सेकंड से पीछा कर रही है। ठीक है, अब इन दोनों को नाम देते हैं हम। मान लीजिए हाथी को हमने नंबर दे दिया 1, चींटी को हमने नंबर दे दिया 2। अब चींटी से हम सवाल पूछते हैं। अभी चींटी ने भी मोमेंटम पढ़ लिया, डेफिनेशन आती है चींटी को। क्या मोमेंटम की डेफिनेशन? मास इंटू वेलोसिटी। चींटी से पूछते हैं हाथी का मोमेंटम बताओ। चींटी बोलेगी ठीक है, हाथी मुझे कितने का दिख रहा है? 10 किलो का, 10 केजी का। चींटी बोलेगी हाथी की वेलोसिटी कितनी? अब चींटी के रेस्पेक्ट में हाथी का मोमेंटम निकालना है, तो हमें निकालना है मोमेंटम ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये निकालना है। तो चींटी से पूछा हमने भाई हाथी का मास कितना? 10। चींटी से पूछा हाथी की वेलोसिटी कितनी? दैट इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितनी है? 0, क्योंकि हाथी और चींटी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ P1, मोमेंटम ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, P1 विद रेस्पेक्ट टू 2 होता है मास ऑफ 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू। सीधी सी बात है, 1 से पूछ रहे हैं हम 2 का मोमेंटम, 2 से पूछ रहे हैं 1 का मोमेंटम बताओ, तो वेलोसिटी 2 के फ्रेम में जो होगी वही तो काम आएगी। एक बात इसमें ध्यान रखने की होती है, वेक्टर्स में हमारी प्रैक्टिस होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हम ऐसे कर लेते हैं, वेक्टर में ऐसी प्रैक्टिस होती है, होता भी ऐसा। लेकिन मोमेंटम में अगर अपन देखेंगे तो मोमेंटम में P1 विद रिस्पेक्ट टू 2 P1 माइनस P2 नहीं होता है।
चेक करते हैं। देखो हाथी का मोमेंटम है 20, चींटी का मोमेंटम है 2, 1 इंटू 2 10 इंटू 20, 20 माइनस 2 0 नहीं है। तो मोमेंटम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 1 माइनस मोमेंटम ऑफ 2। छोटी सी बात है, ध्यान रखेंगे इसको हम। ये होता है मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव मोमेंटम। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। हमें पता है एक पार्टिकल का मास अगर m है, स्पीड v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाय 2m। p की वैल्यू m इंटू v, m से एक m कटेगा तो हाफ m v स्क्वायर आ गए। ठीक है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। नाउ अब हमने एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम देखे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब हम देखना चाहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या होता है, जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम में, तो सिस्टम का मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है। तो सिस्टम का मोमेंटम डिफाइन होता है, इट इज वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके मोमेंटम का सम। मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सम भी कौन सा होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का वेक्टर सम। मैथमेटिकली देखते हैं किसके बराबर आता है ये। देखिए पी सिस्टम इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई, हर पार्टिकल के मोमेंटम का सम, वेक्टर सम। ठीक है, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। अब P1 किसके बराबर हुआ, m1 इंटू V1, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, m2 V2, इसका m3 V3, इन सबका सम, ये सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टर्म लिखी है इसे सिग्मा mi से डिवाइड कर देते हैं, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 से डिवाइड कर देते हैं, और इससे फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको अपन। डिवाइड मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टर्म आ गई। देखिए ये वाली जो टर्म है ये क्या है, मास, पूरे सिस्टम का मास। और ये वाली टर्म क्या है, ये वाली जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, कौन सी टर्म है, vcm। तो जो सिस्टम का मोमेंटम है वो आ गया m इंटू vcm। m क्या है, सिस्टम का मास, vcm क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो जो हमने फॉर्मूला भी डिराइव करा, P सिस्टम इज इक्वल टू m इंटू VCM। m इज मास ऑफ द सिस्टम एंड VCM इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो और मास से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये हमें सिस्टम गिवन है 2 kg 1 kg, दो पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, एक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हमें इसका मोमेंटम निकालना है सिस्टम का। सिंपल है, सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर सम होता है। आगे वाली डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं अपन अभी। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का मोमेंटम का एडिशन, 2 5 जा 10 प्लस 1 3 जा 3, दैट इज इक्वल टू 13 आई कैप। ठीक है, हो गया है तो सॉल्व। एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल मास कितना है, एक और तरीके से टोटल मास सिस्टम का 3 kg इंटू VCM। इस सिस्टम की VCM कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 kg इंटू, अब वो कैसे करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 या v2m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कितना आ गया 13, सेम ही आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और सिस्टम। मान लीजिए ये इधर आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, हमने आगे वाली डायरेक्शन को आई कैप ले लिया, तो जो सिस्टम का मोमेंटम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, सिस्टम का मोमेंटम, इसका मोमेंटम 10 आई कैप, इसका मोमेंटम माइनस प्लस ऑफ -3 आई कैप, दैट इज 7 आई कैप। ठीक है, VCM से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का वेक्टर सम सिस्टम का मोमेंटम होता है। ठीक है, अब हमने देखा मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या फायदा? ये तो डायरेक्टली सीधे सीधे जोड़ के आंसर आ रहे हैं, सिंपल सा। क्यों पहले VCM निकाले हैं फिर पूरे मास से मल्टीप्लाई करें? ये तो और ज्यादा परेशानी का काम है, ऐसा हमको लग रहा है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमें यूनिफॉर्म रॉड गिवन है M, L लेंथ की, हमें, और ये ओमेगा से घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट। तो ये रॉड गिवन है, ये ओमेगा से घूम रही है, ये ओमेगा से टर्न हो रही है, ये ऐसे यहां से। हमें इसका मोमेंटम निकालना है। अब देखिए, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं इस रॉड में? इनफाइनाइट। तो हमें इनफाइनाइट का सम करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये लास्ट वाला एलिमेंट है, इसकी वेलोसिटी कितनी? ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ओमेगा एल। बीच वाले पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा एल बाय 2। यहाँ पे और भी कुछ वेलोसिटीज होंगी, बढ़ती जाएंगी वो। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ये पास वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन सबको सम करना पड़ेगा हमें, तब जाके सिस्टम का मोमेंटम आएगा। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास का यूज आएगा। ये हमने लेक्चर के शुरू में देखा था बिल्कुल एकदम, कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर बनाया ही क्यों गया, ताकि जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं उसमें एक पॉइंट से हमारा काम चलाना हो तो चल जाए। अब देखिए, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ मास हमें इस केस में इंटीग्रेशन से बचा लेगा। तो सिस्टम का मोमेंटम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन को टाटा बाय बाय, जरूरत नहीं है। टोटल मास m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं, यूनिफॉर्म रॉड है, कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल बाय 2। एक लाइन में आंसर आ गया। सेंटर ऑफ मास की ये पावर है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो मास इंटू सिर्फ एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसमें? फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम वी कैन अज्यूम होल मास टू बी कंसंट्रेटेड एट COM मूविंग विद VCM। तो किसी एक्सटेंडेड बॉडी का लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हम सारा का सारा मास कहां पे रखा हुआ मान लें? सेंटर ऑफ मास पे। और कितने से चलता हुआ? VCM से। तो एक पार्टिकल बन जाएगा और पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू VCM। इंटीग्रेशन करने की झमेला खत्म। ठीक है, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है भाई? डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सिंपल है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो। काइनेटिक एनर्जी स्केलर की वेक्टर स्केलर, तो कौन सा सम होएगा इसमें? स्केलर सम होएगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी समीशन ऑफ हाफ MI/VI स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें, काइनेटिक एनर्जी समीशन हाफ MI/VI स्क्वायर होता है, लेकिन ये हाफ टोटल मास VCM स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। मतलब अपन काइनेटिक एनर्जी को VCM की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें V का स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए दो पार्टिकल का सिस्टम है, 2 kg 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और ये 2 kg 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 25। इसकी भी कितनी होगी? 25 जूल। अच्छा, ये आगे की तरफ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस 25, और ये पीछे की तरफ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस 25। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो पॉजिटिव ही होती है। तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है इस केस में वो कितनी है? 50 जूल है। VCM देखिए, VCM कितनी है? VCM कैलकुलेट करते हैं हम इसमें। VCM विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2
अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 0। तो VCM कितनी है 0। तो जरा रखिए हाफ m की वैल्यू कितनी 2 प्लस 2 4 इंटू 0 स्क्वायर 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी तो 50 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम सारा मास सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते हैं। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम वी कैन नॉट अज्यूम होल मास टू बी कंसंट्रेटेड एट COM मूविंग विद VCM। तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास फायदेमंद है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कोई फायदा नहीं है, गलत आएगा आंसर उससे, जब तक कि सेम से नहीं चल रहे हो। पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास पे पूरे मास को हम नहीं मान सकते हैं। तो कुछ केसेस में सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे किन किन केसेस में सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करा जा सकता है और किस में नहीं करा जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं क्विक। If linear momentum of a system is 0, then its kinetic energy must be 0. Must be 0. जरूरी में 0। अगर लीनियर मोमेंटम सिस्टम का 0 है तो ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 0, सही की गलत? ये तो सरासर गलत है, झूठ है। तो क्यों भाई? अभी एग्जांपल देखते हैं, 2 kg 5 से इधर, 2 kg 5 से इधर। तो भाई हमें पता है इसका लीनियर मोमेंटम 0 है, 10 - 10 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लीनियर मोमेंटम सिस्टम में 0, देन इट काइनेटिक एनर्जी मस्ट नॉट बी 0। 0 है लीनियर मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट नॉट बी 0। 0 नहीं होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं भाई जरा, ये तो फॉल्स है। कैसे? 2 kg रेस्ट पर, 2 kg रेस्ट पर, लीनियर मोमेंटम कितना 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। तो हमें मस्ट में एक केस ढूंढना होता है जब मस्ट और मे वाले सवाल आते हैं, मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी फॉल्स, मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स वाले, मे बी दिस, मे बी दैट। मस्ट वाले में हमें एक केस ढूंढना होता है उसको गलत करने के लिए, एक केस मस्ट वाले में, और मे वाले में एक केस ढूंढना होता है जिसमें वो सही हो, तो वो ट्रू हो जाता है। देखिए, तो इसमें हमने ढूंढ लिया जहां पर कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मस्ट नॉट बी 0 गलत हो गया। अगला देखते हैं, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी मे बी 0। लीनियर मोमेंटम 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है क्या? मे बी मतलब हो सकती है क्या? मे और मस्ट का ऐसे चलता है मामला, ये तो सरासर सच है, सही है, बिल्कुल ही है। एग्जाम्पल देखते हैं जरा हम, 2 kg रेस्ट पर, 2 kg रेस्ट पर, ठीक है। तो काइनेटिक लीनियर मोमेंटम 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो मे बी बिल्कुल सही है, हो सकती है, और हमारे पास में एग्जाम्पल है ही सही, हो रही है 0। अगला देखते, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 0, देन इट्स लीनियर मोमेंटम मस्ट बी 0। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 है तो लीनियर मोमेंटम 0 होना ही चाहिए, ये ऐसा पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कब 0 होगी? जब सिर्फ एक केस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, सिर्फ एक केस में, जब सारे पार्टिकल्स रुके हुए हों। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जब सारे पार्टिकल्स रुके हुए हों तभी जाकर काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। कोई एक भी चल गया, चाहे अपोजिट में चल रहे हैं वो, कोई एक भी चल गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सारे पार्टिकल्स रेस्ट पर हों, तभी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब कोई भी नहीं चल रहा तो लीनियर मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। तो इन ट्रू फॉल्स से हमने 2 बातें सीखी मेनली। इफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम इज 0, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी 0। अगर लीनियर मोमेंटम 0 है सिस्टम का तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, देन इट्स लीनियर मोमेंटम मस्ट बी 0। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तो लीनियर मोमेंटम भी सिस्टम का 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ एक पार्टिकल के लिए पढ़ा है,
क्या एफ नेट इक्वल टू एम ए, उस पार्टिकल का ए इंटू उस पार्टिकल का मास इज इक्वल टू उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स दे देती है, ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। लेकिन जब एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो तब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या फॉर्म लेता है वो देखते हैं। तो हमको एक सिस्टम गिवन है, 4 मासेज है, उसमें और भी होंगे, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। मान लो एक्सटर्नल कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई इस पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, ये पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई एक्सटर्नल इसके ऊपर लगा रहा है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, ठीक है। हमें मतलब इस सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं और कुछ इंटरनल फोर्सेस भी हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट पे लगाता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें एसीएम की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, वो हो जाएगा M, कैपिटल M। इस सिस्टम का जो मास है दैट इज कैपिटल M, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, सेकंड पार्टिकल कहीं और मूव कर रहा होगा, थर्ड कहीं और, फोर्थ कहीं और। फर्स्ट का एक्सेलरेशन है मान लीजिए a1, सेकंड का a2, तो एसीएम की वैल्यू हो जाएगी m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन, ठीक है। इस कैपिटल M को जरा इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा MACM इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन। अब देखिए m1 एक पार्टिकल है, m2 एक पार्टिकल है। m1a1 को क्या लिख सकते हैं हम, F1 नेट, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है। देखिए फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही है, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, तो MA1 विल बी F1 नेट, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, F1 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस F1 के ऊपर इंटरनल फोर्सेस। ये फर्स्ट वाले के ऊपर एक्सटर्नल, फर्स्ट वाले के ऊपर इंटरनल फोर्सेस का सम, ठीक है, प्लस F2 नेट। F2 को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, F2 एक्सटर्नल, F2 इंटरनल। सेकेंड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है उनको हम दो कैटेगरी में बांट देंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये किसके बराबर, MACM के बराबर। तो MACM ये एक्सप्रेशन आ गया, और सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको अब हम सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को एक साथ ले लेते हैं, तो MACM विल बी सिग्मा F एक्सटर्नल प्लस सिग्मा F इंटरनल। तो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम प्लस सारी इंटरनल फोर्सेस का सम, वेक्टर सम है ये, ठीक है ना, ये सारे वेक्टर सम की बात कर रहे हैं हम अभी, ओके। तो M इंटू ACM सिग्मा F एक्सटर्नल प्लस सिग्मा F इंटरनल। अब ये जो सिग्मा F इंटरनल है, सारी इंटरनल फोर्सेस का सम ये सिस्टम में 0 होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल फोर्सेस का सम एक सिस्टम में 0 होता है। देखते हैं क्यों। मान लेते हैं एक सिस्टम है, इसमें 3 पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल 2 के ऊपर F12, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो सेकेंड फर्स्ट के ऊपर F12 लगा रहा है, इसको खींच रहा है मान लीजिए, तो ये इसको F21 से खींच रहा होगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ पेयर क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। इसी तरह से 1 3 एंड 3 1, इसी तरह से 2 3 एंड 3 2। तो इंटरनल फोर्सेस हमेशा पेयर में होती हैं, 1 2 पे लगा रहा है तो 2 भी इक्वल एंड अपोजिट 1 पे लगा ही रहा होगा, और इन सबकी काउंटिंग इंटरनल में है। तो इन सबका सम कीजिए, इन 6 का सम कीजिए, वेक्टर सम कितना आएगा 0। तो ये हमारे पास में आ गया 0, ये वाला टर्म 0 आ गया हमारे पास में। तो क्या बचा, सिग्मा F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। F एक्सटर्नल, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम के ऊपर, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है उनका सम M, दैट इज मास ऑफ सिस्टम, इनटू ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये एक पार्टिकल जैसे हो गया, पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल मान लें, एक्सटर्नल लग रही सारी फोर्सेस, इंटरनल तो गई, तो वो जो पार्टिकल है कहां रखा हुआ, सेंटर ऑफ मास पे। तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं CM से, सेंटर ऑफ मास से, जिसका एक्सेलरेशन है ACM, तो इस पार्टिकल के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं
दैट इज इक्वल टू m इंटू ACM, वही फॉर्मूला आया है। तो मास इंटू ACM, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, इंटरनल तो कई 0। ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं इसका ऊपर आप। द फिगर शोज द पोजिशंस एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स। तो एक फिगर है, इसमें एक पार्टिकल है 1 kg का और एक पार्टिकल है ये भी 1 kg का है। ठीक है, ये x इक्वल टू 2 पर है, ये x इक्वल टू 8 पर है। ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये वाला पार्टिकल पीछे आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इफ द पार्टिकल मूव अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन में आ रहे हैं, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे इस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। ये पोजीशन हमको t इक्वल टू 0 पर गिवन है। दोनों सेम मास है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। बीचों बीच का मतलब 2 और 8 के बीच में क्या आता है 6। नहीं तो XCM कैलकुलेट कर लेते हैं। XCM विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सॉरी, 2 और 8 के बीच में आता है 5। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 2 और 8 के बीच में 6 नहीं आता, 5 आता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन हो गई 5 मीटर पे है सेंटर ऑफ मास। अब देखते हैं जरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों पार्टिकल का सिस्टम ले लिया, समीशन ऑफ F एक्सटर्नल कितनी है, एक्सटर्नल फोर्स कितनी है सिस्टम के ऊपर, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है ही नहीं 0, दैट इज इक्वल टू m इंटू ACM। तो ACM कितना हो गया 0। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0। अच्छा भाई, VCM निकालें जरा, इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं VCM की। कितनी होगी VCM, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड आ गई है। ठीक है, ACM 0, VCM आ गई। टाइम कितना गिवन है हमको 1 सेकेंड। क्या निकालना है फाइनल पोजीशन, उसके लिए क्या निकालें डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालें उसके लिए डिस्प्लेसमेंट। तो SCM हमको निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब देखिए ये जो ACM VCM SCM आई, इसमें हम ACM 0 है, ये ACM कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिक्स की सारी इक्वेशंस लगा सकते हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फलाना ढिवाका, सारी V इक्वल टू U प्लस AT सब लग सकती है सेंटर ऑफ मास में भी, पार्टिकल की तरह से ट्रीट होकर। तो SCM निकालना है, क्या होगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू T स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर। X इनिशियल कितनी 5, तो X फाइनल कितनी आ जाएगी 6 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड बाद कहां पर मिलेगा 6 मीटर पे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है।